So moving ahead, now we are going to talk about estimation of definite integral and general inequalities in integration. तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए कि सारे इंटीग्रल्स जो होते हैं, नॉट ऑल इंटीग्रल्स कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग द टेक्निक डिस्कस्ड सो फार. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का हर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो. तो हम लोग इसीलिए एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और ये जेईई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आईआईटी जेईई एडवांस में इस टॉपिक पे हर साल फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं. तो प्लीज़ आप उसके लॉजिक को समझिएगा. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाते हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एरिया से रिलेट करके चलेंगे. सो हमने बात की थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व होता है. कि अगर हम ए से बी इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, तो एक्चुअली ये सिग्निफाई करता है दिस एरिया. x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, दो वर्टिकल लाइंस, y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व और अपना x एक्सिस. इन चारों बाउंड्रीज से मिलके बनने वाला जो एरिया होता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू को सिग्निफाई करता है. अब अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक, ऐसा कोई फंक्शन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इन द इंटरवल x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, इसका मतलब मिनिमम इनपुट ए पे मिनिमम आउटपुट है एफ ऑफ ए, मैक्सिमम इनपुट बी पे मैक्सिमम आउटपुट है एफ ऑफ बी. तो अगर हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना अगर पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम लोग कुछ उस पर कमेंट नहीं कर सकते? तो कुछ तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं. ऑल्दो हम लोग ये इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, ये नॉन इंटीग्रेबल है, बट इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं. तो वो अंदाजा कैसे लगेगा? वो एरिया वाले लॉजिक से लगेगा. कि आप ऐसा समझिए कि जो ये डायग्राम में अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया लेता हूं, कौन सा रेक्टेंगल? जिसका हाइट है एफ ऑफ ए और जिसका विड्थ है बी माइनस ए. तो इस रेक्टेंगल के एरिया से तो ज्यादा ही एरिया होगा एफ एक्स का, तो इसीलिए b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए इससे बड़ा होगा अपना एफ एक्स डी. इसको हम लोग आई बोल देंगे. आई जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट आई विल बी ग्रेटर देन दिस नंबर. और सिमिलरली अगर मैं एक और रेक्टेंगल कंसिडर करता हूं मैक्सिमम ये हाइट लेके एफ ऑफ बी, तो ये एफ ऑफ बी है और इतनी हाइट और सेम ये विड्थ b माइनस ए की विड्थ लेके अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो रेक्टेंगल ऐसा बड़ा सा रेक्टेंगल बनेगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा एरिया ले लिया होगा जो एफ एक्स डी एक्स के एरिया में नहीं है. तो इस रेक्टेंगल का एरिया ये है, तो ये जो नंबर आएगा ये आई से बड़ा आएगा. सो अवर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो अपना आई है, दिस कैन बी एस्टिमेटेड. कि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं ये कितना होगा, बट वी कैन डू एन एस्टिमेशन कि भाई ये जो भी नंबर होगा ये इन दो नंबर्स या इन दो बाउंड्रीज के बीच में होगा. तो हम लोग एग्जाम्पल से और समझेंगे कैसे कैसे टाइप के सवाल बन सकते हैं इसमें, प्रूफ के, ऑब्जेक्टिव के. बट दिस इज द कॉन्सेप्ट कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम मिनिमम आउटपुट और मैक्सिमम आउटपुट पे हमने रेक्टेंगल का एरिया ले लिया और उस रेक्टेंगल के एरिया से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग अपने एक्चुअल एरिया को, ये एरिया अंडर द कर्व को. तो जैसे हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की, सेम वे में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन पे यही लॉजिक बैठेगा, बस नंबर्स उल्टे हो जाएंगे. यहाँ पे हम लोग अगर एफ ऑफ बी हाइट लेते हैं और रेक्टेंगल की विड्थ वही लेते हैं बी माइनस ए, तो ये एरिया जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ रेक्टेंगल का, दिस इज एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए. और बड़ा वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा? ये, तो वो ये नंबर होगा. तो ऑब्वियसली आप कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो फाइंड द सिमिलैरिटी इन ए पार्ट एंड बी पार्ट. क्या फर्क है ए और बी में? बस हाइट का ही फर्क है. जो भी अपन रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं, जिसका एरिया कंसिडर कर रहे हैं, वो अपना हाइट है. और हम लोग हमेशा ना एफ एक्स डी एक्स ए से बी को हम लोग अपने इसको आई बोल देंगे. एक तो इस आई को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपन एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि वो आई जो है वो एक्चुअली होगा किस टाइप का नंबर, की वो रफली वो किस इंटरवल में लाई करेगा, ये हम लोग जज कर रहे हैं. तो ये था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए. अगर कोई फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, एक नॉन मोनोटोनिक है, मतलब थोड़ा सा वो डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज कर जाता है या इंक्रीज करके डिक्रीज करता है, तो ऐसे जो भी सिनेरियोज में आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, एओडी चैप्टर में आपने कर्व स्केचिंग पढ़ी हुई है,
तो अब हल्की फुल्की उसकी कर्व स्केचिंग करके या उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर जज करके यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट ए से बी इंटरवल में अपने जो डोमेन है उसमें रेंज क्या बन रही है। आप उसके रेंज को, उसके रफली ग्राफ को फिगर आउट करने की कोशिश करो। द लॉजिक रिमेन्स द सेम। यहाँ पे अपने एक्चुअली एफ ऑफ ए पता है क्यों लिया था, क्योंकि एफ ऑफ ए उसका मिनिमम था, उसकी रेंज का मिनिमम आउटपुट था एफ ऑफ ए, और सिमिलरली एफ ऑफ बी जो था वो मैक्सिमम आउटपुट था। ये मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। सेकंड केस में उल्टा हो गया था, सेकंड केस में मिनिमम आउटपुट एफ ऑफ बी था, मैक्सिमम आउटपुट एफ ऑफ ए था। सो द जनरल कॉन्सेप्ट इज कि हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग वो मिनिमम स्मॉल एम से मैक्सिमम कैपिटल एम जज करने की कोशिश करते हैं, और रेक्टेंगल का विड्थ हमेशा हम बी माइनस ए रखते हैं, और रेक्टेंगल का हाइट हम लोग एक बार स्मॉल एम और एक बार कैपिटल एम रखते हैं। सो अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप इसमें भी बता सकते हो कि ये एफ एक्स डी एक्स का अगर एरिया अंडर द कर्व, जो एक्चुअल एरिया बनेगा वो ये बनेगा, ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये एक्चुअल एरिया बनेगा अपना आई, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम एक एस्टिमेशन लगाना चाहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक बार मिनिमम आउटपुट ले लेंगे। तो मिनिमम आउटपुट आपको ग्राफ से अभी दिख रहा होगा कि इसकी रेंज के हिसाब से चलें तो ये अपना मिनिमा है, मिनिमम आउटपुट एफ ऑफ सी आ रहा है। तो अब ये एफ ऑफ सी हाइट लेके और बी माइनस ए विड्थ लेके ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करो, और लॉजिक क्या बोलेगा कि जो अपना एक्चुअल आई था, आई में ये वाला भी एरिया इंक्लूडेड था, तो अपना जो आई नंबर आएगा वो इस रेक्टेंगल के एरिया से तो ज्यादा ही होगा, तो ये एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए इस नंबर से तो बड़ा ही होगा अपना आई। और एक बार आप मैक्सिमम आउटपुट ले लो, तो मैक्सिमम आउटपुट होगा ये, इस ग्राफ के हिसाब से एफ ऑफ बी होगा, तो ये मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो होता क्या है, जब आप स्मॉल एम मिनिमम आउटपुट ऑफ द रेंज से रेक्टेंगल बनाते हो तो वो एरिया हमेशा छोटा आता है एक्चुअल एरिया आई से, और जब आप रेंज का मैक्सिमम आउटपुट कैपिटल एम लेके रेक्टेंगल बनाते हो तो वो एरिया हमेशा बड़ा आता है अपने एक्चुअल एरिया आई से। तो इन दिस वे वी कैन डू एन एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के लिए अपने को बेसिकली रेंज निकालनी होती है, रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट से आप एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल एरिया क्या था, ये एक्चुअल एरिया था जिसको हम लोग एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार बड़े रेक्टेंगल से एक बार छोटे रेक्टेंगल से। सो इन एडिशन टू दिस नोट आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये डी वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि मॉड लेके इंटीग्रेशन करें या इंटीग्रेशन लेके मॉड करें, तो पहले अगर आप मॉड ले लोगे तो आपका एरिया ज्यादा ही आएगा। लॉजिकली सोचो, अगर आपका ये एफ एक्स है, सपोज ये आपका कुछ एफ एक्स है ऐसा, तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो एफ एक्स डी एक्स ए से बी, ये ए है और ये बी है, तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नंबर से काउंट होते जाता है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव नंबर से काउंट होता जाता है। तो जब आप इसको ऐड करोगे या इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, सपोज ये एरिया है 5 और ये एरिया है सपोज 2, तो पता है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसको सी पॉइंट बोल देते हैं। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही होगी, जब आप ए से सी जा रहे होंगे तो 5 प्लस 5 में लिया जा रहा होगा, और सी से बी में जब आप जा रहे होंगे तो वो +2 एक्चुअली वो 2 एरिया -2 में, तो इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। बट अगर आप मॉड लेते, अगर आप पहले ही मॉड ले लेते तो ये एरिया ऊपर आ जाता और ऊपर ये +2 की तरह काउंट होता। तो इस वाले का आंसर अपने एग्जाम्पल में पता है क्या आएगा, 5 + 2 7। ये चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल से, इजी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट से हम लोग साइन एक्स की बात कर लेते हैं, तो साइन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई में, तो आप कन्वेंशनल वे में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। आप एक बार वो किंग क्वीन लगा लो, किंग लगा के ऐड कर दो, अपने आप दिख जाएगा आंसर 0 है। तो वो 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरिया +2 होता है और ये एरिया -2 होता है, तो वो ओवरऑल ऊपर नीचे जो है एडअप होके 0 हो जा रहा है। बट अगर मैं मॉड साइन एक्स की बात करूं तो मॉड साइन एक्स में क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी ऊपर आ जाएगा ऐसे, तो +2 और +2 4 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आप एरिया मतलब अगर आप एफ एक्स पे मॉड लेते हो और फिर आप इंटीग्रेट करते हो, तो जो नीचे वाले पोर्शन थे ना वो फ्लिप होके ऊपर आ जा रहे होंगे और एरिया ओवरऑल ज्यादा ही आएगा। इक्वालिटी कब होल्ड होगी, इक्वालिटी होल्ड तब होती होगी
जब आपका एफ एक्स हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता होगा, या इनफैक्ट नीचे भी लाई करता चलेगा, बट क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक्स एक्सिस के एक ही तरफ रहना चाहिए। तो हमेशा अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो चाहे आप इंटीग्रेट करके मॉड लो या मॉड लेके इंटीग्रेट करो, नंबर हमेशा सेम ही आएगा। या अगर एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे है तब भी, एक्स एक्सिस के अगर हमेशा नीचे रहेगा तो एरिया हमेशा नेगेटिवली होगा, तो दोनों वे में फाइनल आंसर सेम ही आएगा। बट अगर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके निकल जाएगा ऐसे, तो कुछ कुछ पॉजिटिव एरिया कुछ कुछ नेगेटिव एरिया जो है इसमें कटने लग जाएगा। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो वो कटने लग जाएगा आपस में, तो इफेक्टिवली ये नंबर छोटा आएगा। सो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन fx lies completely above the x-axis or fx lies completely below the x-axis. It should not cross the x-axis. टच भी कर ले चलेगा बट काट के क्रॉस नहीं करना चाहिए। ई पार्ट जो है वो ये बताता है कि अगर fx हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका एरिया अंडर द कर्व भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेम वही बात है कि अगर आप ग्राफ ऊपर ले रहे हो तो उसका इंटीग्रेशन जो एरिया आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। इसी का मैं और अगर डिटेल में जाऊं, अगर fx हमेशा नीचे होगा तो ये इंटीग्रेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। हाँ, अगर ये fx जो है ये कभी कभी ऊपर और कभी कभी नीचे, तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, तो वो एक्चुअली अपने को देखना पड़ेगा कि ऊपर कितना एरिया निकल के आ रहा है, नीचे कितना एरिया निकल के आ रहा है। जैसे साइन एक्स की बात करते हैं, तो साइन एक्स अगर 0 से 2 पाई में लेंगे तो ये बिल्कुल सिमेट्री से इक्वल इक्वल एरिया कट जाते हैं। अब अगर मैं इसी साइन एक्स में 0 से 2 पाई की जगह 0 से 3 पाई बाई 2 ही लेता, तो मैं 0 से 3 पाई बाई 2 लेता तो मेरा ग्राफ इतना सा बनता, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1, तो इफेक्टिवली पॉजिटिव नंबर आता। बट अगर मैं पाई बाई 2 से 2 पाई लेता, तो पाई बाई 2 से 2 पाई लेता अगर मैं, तो मैं यहाँ से ये मैंने पाई बाई 2 लिया, पाई बाई 2 से 2 पाई। एक मिनट अच्छे से बना लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पाई बाई 2 से 2 पाई में, तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव वाला ज्यादा आता, ऊपर वाला पॉजिटिव कम आता। इफेक्टिवली इंटीग्रेशन जो है पाई बाई 2 से 2 पाई में नेगेटिव आता। सो द पॉइंट इज, हमेशा ऊपर रहोगे तो पॉजिटिव एरिया मिलेगा, हमेशा नीचे रहोगे तो नेगेटिव एरिया मिलेगा। कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे रहोगे तो कैनॉट कमेंट इन जनरल। और एफ पॉइंट जो है ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सारे केसेस को जनरलाइज कर लेता है और इसकी मदद से आप सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो। सो ये क्या समझाने की कोशिश करता है कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स जो हमेशा दो फंक्शन साई एक्स और फाई एक्स के बीच में फंसा हुआ है इन अवर डोमेन ए से बी, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से बी भी उसी तरीके से फंस जाएगा। आप इसको प्योरली एरिया के लॉजिक से कनेक्ट करो। अगर एक फंक्शन है एफ एक्स ऐसा कुछ, इसका एरिया अंडर द कर्व कुछ बनेगा। अब लॉजिकली आप सोचिए कि इस एफ एक्स के ऊपर से अगर एक कर्व जाता है, हमेशा ऊपर रहता है, ऐसे हमेशा ऊपर रहता है साई एक्स, तो एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा होगा? ऊपर वाले का ऑफ कोर्स। और सिमिलरली अगर एक फंक्शन नीचे है साई एक्स और फाई एक्स नीचे है, तो उसका एरिया अंडर द कर्व नीचे रहेगा। ये कुछ कुछ लिमिट चैप्टर में हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था ना, उससे मिलता जुलता लॉजिक है। लॉजिक इस एनालॉगस या एनालॉजी जो है उसकी सेम है कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स ऊपर है, एफ एक्स के ऊपर है साई एक्स, एफ एक्स के नीचे है फाई एक्स, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो भी इसी ऑर्डर में फंसे रहेंगे। डज नॉट मैटर एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, बस ये फर्क पड़ेगा कि कौन ज्यादा कौन कम, ऊपर नीचे कौन है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एफ वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्चुअली सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। कैसे? आपको गिवन रहेगा एफ एक्स डी एक्स ए से भी निकालो, ये पूछा जाता है। इसको इंटीग्रेट हम कर नहीं पाते हैं तो इसका एस्टिमेशन लगाएंगे हम। इसका एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं? हम लोग एक ऐसा फंक्शन सोचने की कोशिश करते हैं जो उसको नीचे से बाउंड करा दे, नीचे से फंसा दे, और एक ऐसा फंक्शन सोचने की कोशिश करेंगे जो उसको ऊपर से फंसा दे, ऊपर से बाउंड करा दे। और ये जो दो फंक्शंस आप सोच रहे हो साई एक्स और फाई एक्स, इन्हीं को इस तरीके से सिलेक्ट करना होता है ताकि इनका इंटीग्रेशन इजीली हो पाए। एफ एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो लोग इससे एग्री करेंगे कि ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में एक्चुअली हमने साई एक्स को कांस्टेंट, हमने साई एक्स फंक्शन को पता है क्या लिया था? साई एक्स इक्वल टू एम, कांस्टेंट फंक्शन लिया था हमने कि भाई ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को अगर मैं लिंक करूं एफ प्रॉपर्टी से,
तो आप जो भी रेंज बनती है, जो भी रेंज का मिनिमम आता है, मिनिमम आउटपुट, ग्लोबल मिनिमम आउटपुट जो m है, तो साई एक्स इक्वल टू m कॉन्स्टेंट फंक्शन आप ले लीजिए, वो उसकी लोअर बाउंड्री कहलाएगी। सिमिलरली जो फाई एक्स होगा उसको हमने कैपिटल एम ले लिया था, कांस्टेंट फंक्शन, और अपन ने लॉजिक क्या दिया था कि भाई जो एफ एक्स है वो हमेशा स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में फंसा हुआ है, तो उनके इंटीग्रेशन जो होंगे, इनके जो इंटीग्रेशन होंगे वो भी स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में होंगे। और अगर आप एक स्टेप सॉल्व करके देखो कि स्मॉल एम इंटीग्रेशन ए से बी, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो वो इंटीग्रेशन से ऐसे ही तो आएगा एम इंटू बी माइनस ए। सिमिलरली कैपिटल एम का इंटीग्रेशन अगर आप ए से बी करोगे तो कैपिटल एम को बाहर ले लेंगे, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, एक्स की लिमिट हो जाएगी बी माइनस ए। तो जो हम लोग डायग्राम से ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश कर रहे थे उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन से लॉजिक भी यही है। तो एफ वाला प्रॉपर्टी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी पे सारा खेल बनता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं इस पे कि कैसे बन सकते हैं। सपोज ये इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग। हम लोग प्रूफ दैट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विल ट्राई टू प्रूव दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट, हमें बोला गया है, जो भी पूछा जाता है उसको हम आई बोल देते हैं, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 का जो साइन एक्स पावर 10 का इंटीग्रेशन होगा dx, ये आई की वैल्यू जो होगी ये पाई बाय 128 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करती है, प्रूफ करना है। नाउ द पॉइंट इज साइन एक्स की पावर 10 का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। द प्रॉब्लम इज यहाँ पे हम लोग साइन एक्स की पावर 10 का इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू नोटिस इज कि साइन एक्स की पावर 10 is increasing function in the interval x belongs pi by 4 से pi by 2, इनफैक्ट 0 से pi by 2 में ही होता है वो, बट हमारे इंटरवल के हम बात करते हैं। तो sin x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से pi by 2 में sin x की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है, जितना एंगल बढ़ते जाएगा उतना sin x का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो जितना sin x का वैल्यू बढ़ते जाएगा उसकी 10th पावर भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि sin x पावर 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे पता है कि sin x पावर 10 का मिनिमम आउटपुट जो होगा, sin x पावर 10 का जो, अच्छा इसका ग्राफ आप रफली इमेजिन करो कैसा दिखता होगा, ग्राफ से भी देखते हैं आइए। तो 0 पे 0, पाई बाय 2 पे 1, और बीच में कुछ sin x के जैसा ही होगा, वो दिखने में रफली sin x के जैसा ही होगा, थोड़ा सा पिचका हुआ होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है उसकी 10th पावर लेते हैं तो वो और पावर जो है वो और छोटी हो जाएगी, हाफ पावर 10 जो है वो और छोटा हो जाएगा, तो रफली ग्राफ ऐसा कुछ होगा। दिस इज अ रफ ग्राफ ऑफ sin x पावर 10। तो ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में ले रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन ने तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 ही बोला है। सो रफली ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इनफैक्ट कुछ ऐसा दिखता होगा ग्राफ। तो ये हो गया x इक्वल टू पाई बाय 4, ये हो गया x इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये एरिया अपने को पूछा गया है। सो हम लोग एस्टिमेट क्या लगा रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एरिया जो होगा ये दो नंबर्स के बीच में फंसा होगा, मिनिमम पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो मिनिमा आप ले लो इसका पाई बाय 4 पे, तो साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, और मैक्सिमा होगा इसका पाई बाय 2 पे, दैट इज 1, तो 1 पावर 10। तो इस तरीके से हम एरिया को बाउंड कर सकते हैं, तो ये नंबर्स जो हैं अकॉर्डिंगली निकल के आ जाएंगे। और ये ज्योमेट्रिकली कैसे कनेक्ट हो रहा होगा कि जब हम लोग पाई बाय 4 ले रहे हैं, हम लोग मिनिमम आउटपुट जब ले रहे हैं, तो अपना आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये रेक्टेंगल के एरिया से तो ज्यादा ही आएगा आई, इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा आएगा आई। इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, साइन पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 की पावर 10। और जब हम लोग अपर बाउंड ले रहे हैं तो अपना लॉजिक क्या है कि इस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल के एरिया से तो कम ही एरिया होगा एक्चुअल वाला। सो ये ए पार्ट से आप देख सकते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसीलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, मैं स्टार्ट दे रहा हूँ सिर्फ। बी पार्ट है ये,
तो बी पार्ट में अपना फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, जहां पे अपना इंटरवल एक्स है 0 से π/2। इसको हम लोग डायरेक्टली देख के तो बोल नहीं पा रहे हैं कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, तो हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, एक्स को रहने दिया, एक्स को डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को रहने दिया अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन के आ जाता है एक्स, अगर मैं कॉमन निकाल लूं, और इनफैक्ट क्या किया हमने, साइन एक्स को डिफरेंशिएट, एक्स को छोड़ दिया, हाँ। सो अगर हम इसको एनालाइज करें, सो कॉस एक्स कॉमन निकालने के बाद ये बन जाता है एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। टेन एक्स और एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो टेन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा और एक्स का ग्राफ होता है ऐसा। सो आई थिंक इट इज नोन टू यू कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में 10x जो होता है वो x से बड़ा होता है। होपफुली आपको ये पता होगा, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इनफैक्ट अगर जनरल रिजल्ट बताऊं तो 0 से π/2 में जो है ना, x sin x से बड़ा होता है और x 10x से छोटा होता है। ये याद रखना, काम का रिजल्ट है। x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 में sin x जो है वो ऐसे नीचे से जाता है, ये sin x का ग्राफ होता है ऐसा। sin x x के नीचे रहता है, 10x x के ऊपर रहता है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में एफ डैश एक्स जो है, कॉस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, हम लोग 0 से π/2 में बात कर रहे हैं, x माइनस 10x इज नेगेटिव, तो एफ डैश इज लेस देन 0 इन 0 से π/2। मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, f इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट। तो मैं एस्टिमेशन ऐसे करूंगा इसका कि जो मेरा एरिया है आई, वो बिलोंग करेगा 0 से π/2 इंटीग्रेशन, 0 से π/2 इंटीग्रेशन, मिनिमम y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मिनिमम फंक्शन जो होगा वो मैं ले लूंगा मैक्सिमम इनपुट पे, मतलब π/2 पे, सॉरी। और इनफैक्ट एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, स्मॉल m और कैपिटल M। तो स्मॉल m हो जाएगा साइन π/2 अपॉन π/2, दैट इज 2/π, और जो कैपिटल M होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम आउटपुट। तो मैक्सिमम आउटपुट जो आएगा वो मिनिमम इनपुट पे आएगा, तो वो हो जाएगा साइन 0/0। अब ये लिखना तो गलत है, एग्जैक्ट 0 पे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हम लिमिट ले लेंगे, हम लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट आती है 1, मतलब ये रेंज है, साइन एक्स अपॉन एक्स की रेंज है ये, दिस इज द रेंज ऑफ साइन एक्स बाय एक्स फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। तो आप रख लीजिए एक बार 2/π, उसके इंटीग्रेशन से आएगा आंसर 1, मिनिमम एरिया जो आएगा 1 और मैक्सिमम आएगा π/2। तो इससे क्या साबित होता है सॉरी, इससे ये साबित होता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स का एरिया हम कैलकुलेट तो नहीं कर पा रहे, मीनिंग वी आर अनेबल टू कैलकुलेट और कमेंट ऑन दिस नंबर, कि ये नंबर क्या होगा हम लोग नहीं जानते, एग्जैक्ट क्या होगा नहीं जानते, बट वी कैन से दैट ये जो भी नंबर होगा ये 1 से π/2 के बीच में कुछ रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू 3.14 के हिसाब से अगर बात करें तो ये कुछ नंबर होगा जो 1 से 1.56 के बीच में होगा। एग्जैक्ट क्या होगा हम लोग नहीं बता सकते, बट एक एस्टिमेशन तो लग ही गया ना कि ये जो भी नंबर है ये 1 से 1.56 के बीच में। अच्छा अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे अगर मुझे ये बी वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछना होगा तो पता है मैं कैसे पूछूंगा, मैं बोलूंगा इवेल्युएट बॉक्स ऑफ 0 से π/2 sin x upon x dx where box represents GIF, greatest integer function। भाई आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि सर ये तो प्रूफ दैट के सवाल है, पेपर में कैसे बनेंगे। तो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इवेल्युएट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो
एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं इसका, बट हमने ये तो प्रूफ कर दिया ना, ये जो भी नंबर होगा 1 से π/2 के बीच में ही होगा। तो अगर कोई नंबर 1 से 1.56 के बीच में है तो उसका GIF वैल्यू क्या दोगे आप आंसर? 1। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एस्टिमेशन के ऐसे सवाल बन सकते हैं। दिस इज वन टाइप, और भी तरीके होते हैं जिससे बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एंड दिस ऑल्सो प्रॉब्लम यू कैन ट्राई। इसमें अपना फंक्शन जो fx है वो क्या है, 1/2 + ln x। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन स्टडी कर लो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/2 + ln x का होल स्क्वायर और डिफरेंशिएशन 1/x। इंटरवल क्या है, क्योंकि x 1 से e है, क्योंकि x 1 से e लेके चल रहे हैं हम लोग। देखो लिमिट्स देख लो, लोअर लिमिट अपर लिमिट। f डैश नेगेटिव है, f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग, खेल खत्म। तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा, कैपिटल M जो आएगा वो आएगा मिनिमम इनपुट पे, f(1) पे। f(1) कितना है, 1/2 + ln1 हाफ, और मिनिमम आउटपुट आएगा मैक्सिमम इनपुट पे, f(e) पे। तो 1/2 + ln e जो होगा वो हो जाएगा 1/3। तो 1/3 से 1/2 के बीच में ये फंक्शन फंसता है। कौन सा फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन 1/3 से 1/2। तो आप इंटीग्रेशन लगा लो 1 से e, इंटीग्रेशन लगा लो 1 से e, इंटीग्रेशन लगा लो 1 से e। ऐसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो आंसर e - 1/3 से e - 1/2 हो जाएगा। दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू दिस वेराइटी की कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। और भी वेराइटी बनती है तो उसको हम लोग आइए डिस्कस करते हैं आगे। ठीक, और भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स लाइक दिस। तो आगे इन प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। जैसे ये सेकंड प्रॉब्लम अपना, दैट इफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 e⁻x² dx देन प्रूफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहली बात, e⁻x² का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। दिस इज मतलब एलिमेंट्री इंटीग्रल्स के टर्म्स में हम लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसको आप नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन कह सकते हो। सो इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो अब इसको एस्टिमेट कैसे कैसे किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो अब तक जो अपन ने मेथड डिस्कस किया है उसके हिसाब से अगर हम चले, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाले लॉजिक से पहले चलते हैं। सो fx है e⁻x², अपना इंटरवल है 0 से 1। सो f डैश x जो होगा वो हो जाएगा e⁻x² इंटू 2x। तो क्लियरली अपने वाले इंटरवल में f डैश जो है पॉजिटिव है। सो दिस मीन्स f इज इंक्रीजिंग। f इज इंक्रीजिंग का मतलब आप मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट निकाल लो, मैक्सिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट निकाल लो। आप रफली ग्राफ भी सोच सकते हैं कि भाई सर रफली ग्राफ जो होगा इसका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एक रफ ग्राफ मैं बना रहा हूँ 1, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो ये अपना एरिया अंडर द कर्व ऐसा बनेगा। सो क्या होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में, हम लोग छोटा एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उससे मिनिमम एस्टिमेट करवा देते हैं, बड़ा रेक्टेंगल बनाते हैं, मैक्सिमम एस्टिमेट करवा देते हैं। सो इस लॉजिक से चलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट e⁻x² इज बिटवीन द इंटरवल 1 से e। अच्छा मैं ओपन इंटरवल क्यों लेता हूँ यहाँ पे, इक्वालिटी क्यों नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता है बाद में मैं एरिया लेने वाला हूँ। तो एरिया एग्जैक्ट थोड़ी ना इक्वल होगा, कुछ एरिया मिस होना ही है और कुछ एरिया एक्स्ट्रा आना ही है। सो e⁻x² dx का जो इंटीग्रेशन आएगा 0 से 1, तो ये एरिया इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से तो ज्यादा ही होगा। तो ये रेक्टेंगल क्या है, 1 हाइट और b - a। तो ये b - a, ये भी 1 ही है और ये भी 1 ही, तो एक्चुअली स्क्वायर बन गया। तो 1 × 1 इससे बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, ये हाइट है अपनी e। तो ये एक बड़ा रेक्टेंगल हम लोग ऐसे ले लेंगे, i जो एरिया है इससे कम ही आएगा। सो दिस इज 1 × e। तो दिस प्रूव्स कि i जो है 1 से e के बीच में होगा। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट तो नॉर्मली हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। तो ये एक एस्टिमेशन हो गया, बट पता है क्या, ये इतना प्रिसाइज नहीं है जितना सेकंड है। देखो सेकंड में क्या प्रूफ करने को बोला है, सेकंड में प्रूफ करने को बोला है कि 1 जो अपना i है वो 1 से बड़ा होगा और e - 1 से छोटा होगा। सो e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.71। तो ये कह रहा है कि 1.71 से भी छोटा होगा।
मतलब और अच्छा एस्टिमेशन लगाओ आप और प्रिसाइज रहो कि आई जो नंबर है वो एक्चुअली कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो ये चीजें अब थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं कि जब हम लोग फंक्शंस का मिनिमम और मैक्सिमम ना निकालते हुए हम लोग उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से एस्टिमेट करवाना चाहते हैं। दैट इज द ट्रिकियर पार्ट। अब ये कैसे होता है, देखो बहुत कॉमन सा ये है चीज, बहुत बार यूज होता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर x 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, तो x और x स्क्वायर में जो है ना x बड़ा होगा। वी कैन से दैट इफ अ नंबर लाइज बिटवीन 0 से 1, दिस इंप्लाइज जो आपका एक्स स्क्वायर है ये x से छोटा होगा, और 0 से तो बड़ा होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि एक नंबर का स्क्वायर करने पे वो नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो स्क्वायर करने पे वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर 0 से x के बीच में फंसता है तो e⁻0, e⁻x² और e⁻x इस रिलेशन में होंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को एक फंक्शन, अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन से बाउंड कराया हुआ है। तो हम लोग अपनी जो f वाली प्रॉपर्टी थी, आखिरी प्रॉपर्टी, उससे भी इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन बाउंड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या हो गई पता है, ये तो नॉन इंटीग्रेबल था, हम लोग e⁻x² इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, पर e⁻x तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो e-1 आएगा। ये अपना i है, और ये जो नॉर्मली हम लोग ले लेते हैं छोटा रेक्टेंगल वो है। इसका ग्राफिकल मतलब क्या निकलता है ये भी समझिए। ग्राफिकल मतलब इसका ये है कि e⁻x² जो ग्राफ है वो यहां से यहां तक के ऐसा गया अपना e⁻x², 1, और 0, 1। e⁻x ग्राफ जो रहेगा इसके ऊपर चलेगा। दैट मीन्स कि जो e⁻x का ग्राफ है वो एक्चुअली कुछ ऐसा रहा होगा, इसके ऊपर रहा होगा। सो ये एक बेटर एस्टिमेशन क्यों है, ये एक बेटर एस्टिमेशन इसीलिए है, से इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर हम बना दें, हाँ इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा और, तो ये लेट से e⁻x है अपना, तो e⁻x² कैसा रहा होगा, e⁻x² नीचे रहा होगा, नीचे वाला e⁻x² है और ऊपर वाला e⁻x है। तो ग्राफ से क्या दिखता है कि जो ब्लैक वाला e⁻x वाला है वो थोड़ा ज्यादा एरिया शेड करेगा एज कंपेयर टू e⁻x²। तो बेटर प्रिसीशन या बेटर एस्टिमेशन क्यों है, क्योंकि पहले हम लोग मिनिमम एरिया को तो इससे ले रहे थे, छोटे रेक्टेंगल से, हमने अभी भी छोटे एरिया से लिया है, तो ये 1 सेम आया है नंबर। बट अपर लिमिट पहले हम लोग यहाँ से ले रहे थे, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल के एरिया से कंपेयर कर रहे थे, पर अब हमने बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से नहीं, ये ब्लैक वाला रीजन से शेड किया है, इससे कंपेयर कराया है। तो अपने को एक बेटर, एक प्रिसाइज वे मिल गया है, एक प्रिसाइज या एक बेटर एस्टिमेशन मिल गया है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर एक पर्सन ए जवाब देता है कि भैया ये इंटीग्रेशन 1 से ई के बीच में लाई करता है, और एक पर्सन बी बोलता है कि ये इंटीग्रेशन आई 1 से e-1 के बीच में लाई करता है, तो मैं पर्सन बी के आंसर को ज्यादा एडवांटेज या ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा कि भाई जो दूसरा वाला आदमी है ना उसने ज्यादा अच्छा आंसर दिया, क्योंकि उसने एक प्रिसाइज बोला है आंसर। पहला वाला बोलता है कि 1 से 2.71 के बीच में होगा आंसर, और दूसरा वाला बोलता है 1.1 से लेके 1.71 के बीच में होगा आंसर। दोनों बोल सही रहे हैं, गलत कोई नहीं बोल रहा है, बट एक ज्यादा अच्छा और एक ज्यादा प्रिसाइज आंसर सेकंड पर्सन का है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से उसको बाउंड करवा पा रहा है। जितना आप छोटे इंटरवल में उसको बाउंड करा दो उतना आपका प्रिसाइज हो जाता है आंसर। इसका आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे अभी ये थर्ड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ आई। तो अगर पर्सन ए से मैं पूछूंगा ना कि भाई बॉक्स ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, तो वो थोड़ा सा आंसर अपने को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से आंसर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। बट पर्सन बी ने क्योंकि एक अच्छा एस्टिमेशन मारा है, तो पर्सन बी इसका आंसर बहुत कॉन्फिडेंस से दे पाएगा कि भैया आंसर तो इसका 1 ही है। तो आई बात समझ में, क्यों बेटर प्रिसीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक व्यक्ति बोलता है कि भाई पाई की वैल्यू जो होती है वो 3 से 4 के बीच में होती है, पाई की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होती है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि पाई की वैल्यू 3 से 3.5 के बीच में होती है, तो आंसर दोनों का सही है, गलत कोई नहीं बोल रहा, बट जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी या उसको ज्यादा इज्जत मिलेगी, क्योंकि उसने एक अच्छा एस्टिमेशन किया है। अच्छा एस्टिमेशन का मतलब आप जितना करीब जा सकते हो।
ठीक, जितना आप करीब जा सकते हो उतना बेटर। अब आगे की क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो बेटा प्रोफाइल यही सब बनता है, आपको उसके मोनोटोनिसिटी वगैरह पकड़ना होता है इस टाइप से। तो पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट एक ये क्वेश्चन बन सकता है। e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1, अगर i है तो i क्या होगा, 1 से छोटा 1 से बड़ा, और 1 अपॉन इस नंबर से छोटा है इस नंबर से बड़ा। तो इसके लिए अपने को फंक्शन एनालाइज करना पड़ेगा। सो आइए साथ में सॉल्व करते हैं। क्या है फंक्शन, पहले फंक्शन समझो। फंक्शन है e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बाउंड करने से पहले आपको फंक्शन को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, उसकी कर्व स्केचिंग समझनी पड़ेगी। सो फंक्शन इज, किसका इंटीग्रेशन हम लोग चाहते हैं, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 से 1, डोमेन 0 से 1 है। डेरिवेटिव हो जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1। हल्की फुल्की रफ सी कर्व स्केचिंग करनी पड़ेगी आपको। f डैश इज पॉजिटिव फॉर हाफ से 1, हाफ से 1 में पॉजिटिव है, और नेगेटिव है ये 0 से हाफ में, है ना, और हाफ पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नेचर से हल्का फुल्का कर्व स्केचिंग करते हैं। आइए क्या बनेगा इसका कर्व स्केचिंग। ये ग्राफ पास होगा 0,1 से 1,1 तक इसको जाना है, और 0 से हाफ में डिक्रीजिंग, हाफ से 1 में इंक्रीजिंग। ये पॉइंट क्या होगा, हाफ कॉमा एफ ऑफ हाफ की वैल्यू है e की पावर -1/4। तो बस अगर आपने ये सही से बना लिया ग्राफ, खेल खत्म। क्योंकि आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेंज जो है स्मॉल m जो है वो e की पावर -1/4 है, और कैपिटल M जो है मैक्सिमम आउटपुट रेंज में 1 निकल रहा है। तो इसके हिसाब से आप अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं कि 0 से 1 में आप इंटीग्रेशन करोगे fx का, तो वो इंटीग्रेशन मिनिमम स्मॉल m की बाउंड्री से ज्यादा आएगा, मतलब सी पार्ट, और कैपिटल M से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये ए पार्ट। तो आंसर ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन हो जाएंगे। इस तरीके से ये किया जा सकता है। इसमें और भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, एक अच्छा प्रॉब्लम, इसको हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। सो ये मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में, प्रूव दैट में सवाल और ऑब्जेक्टिव में कैसे बनता है उन सब के तरीके। सो लेट अस कंसिडर दिस प्रॉब्लम। अब इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्टली समझना है, ठीक है, ध्यान से देखना। I1, I2, I3 और I4 कंपेयर करो चारों को। क्या क्या लॉजिक पकड़ सकते हो। पहले तो मुझे दिख रहा है कि हम लोग चलो I1 और I2 को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और डोमेन 0 से 1 है, ये ध्यान रखिएगा। I1 और I2 का अगर कंपैरिजन करें तो 0 से 1 में हम लोग जानते हैं, अच्छा दोनों में x और x स्क्वायर का ही फर्क है, ठीक है। तो x और x स्क्वायर में बड़ा कौन होगा, x। 0 से 1 में हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर x x स्क्वायर से बड़ा है तो माइनस x मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन, इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो e की पावर लेने से साइन चेंज नहीं होगा। अब cos स्क्वायर x, ये भी ध्यान रखना, cos स्क्वायर x जो नंबर होता है वो 0 से 1 के बीच में होगा। इस इंटरवल में बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 57 डिग्री, 0 से 1 रेडियन में। तो एक 1 से छोटा नंबर है तो पॉजिटिव है ना, cos स्क्वायर x जो है तो पॉजिटिव नंबर ही। तो मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम साइन फॉलो करेगा। सो I1 और I2 में मैं ये बोल सकता हूं कि I1 लेस देन I2 होगा। ये चीज हमने बिल्ड कर दी, I1 लेस देन I2 होगा। आई बात समझ में। अब सेम वे में हम लोग I3 और I4 को कंपेयर कर सकते हैं। I3 और I4 को कंपेयर करते हैं, चलिए। I3 और I4 में क्या फर्क है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक पॉजिटिव नंबर है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक पॉजिटिव नंबर है। बट cos स्क्वायर x जो है 1 से छोटा नंबर है। तो अगर मैं 1 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, किसी क्वांटिटी में आप 1 से छोटा पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर छोटा हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन दिस। तो अगर ये इससे छोटा है तो इसका इंटीग्रेशन भी छोटा होगा।
इसका मतलब जो I3 आएगा वो I4 से एक छोटा नंबर आएगा। तो ये हो गया I1 I2 का लिंक, I3 I4 का लिंक। आई थिंक I2 और I3 को भी लिंक कर सकते हैं। यस, I2 और I3 को कैसे लिंक करेंगे? I2 और I3 में लिंक सेम होगा, एक में एक्स स्क्वायर, एक में एक्स स्क्वायर बाय 2 है। तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स स्क्वायर बाय 2 बड़ा? एक्स स्क्वायर बाय 2 छोटा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन, साइन चेंज हो जाएगा। ई पावर ले लेंगे, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर छोटा होगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से, और सेम कॉस स्क्वायर एक्स भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I2 विल बी लेस देन I3, ये भी हमने बिल्ड कर दिया। तो बस सेम ऑर्डर में तो दिया है, फिर I1 I2 से छोटा है, I2 I3 से छोटा है, और I3 I4 से छोटा है। तो इन दिस वे ऑल दीज I1 I2 I3 I4 कैन बी इंटरकनेक्टेड। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एस्टिमेशन। और क्या क्या प्रोफाइल बन सकती है? और ऐसे प्रोफाइल भी बन सकता है। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको समझिएगा। इसमें ए पार्ट में ये है कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन, x 0 से 1 के बीच में। तो ये x पावर 5 और x पावर 2 है। x पावर 5 को तो हम भैया इंटीग्रेट हम संभाल ही नहीं पाएंगे, अपन क्वाड्रेटिक क्यूबिक तक बात किए, इतना ऊपर तो अपन गए नहीं है। सो इसीलिए एस्टिमेशन इस टाइप से होगा। ए पार्ट का सोल्यूशन क्या बनता है कि 0 से 1 में एक्स स्क्वायर एक बड़ा नंबर होता है, x पावर 5 छोटा नंबर होता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक बार मैं x पावर 5 को रिप्लेस कर दूंगा एक्स स्क्वायर से। तो x पावर 5 जो है, अगर मैं x पावर 5 को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करता हूं, तो मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया है, मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया है। देखो x पावर 5 जो है x पावर 2 से छोटा है, मतलब अगर मैं x पावर 5 की जगह एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, तो मैं इफेक्टिवली डिनोमिनेटर को बड़ा कर रहा हूं। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी जो है छोटी हो जाएगी, इसलिए ये इंटीग्रेशन छोटा होगा। और क्यों कर रहे हैं हम लोग एक्स पावर 5 को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से जो नया फंक्शन बनेगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इंटीग्रेट हो पाएगा फंक्शन। और सिमिलरली एक बार डिनोमिनेटर को हमने मैक्सिमाइज किया, अब डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करते हैं। तो एक्स पावर 5 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 से 1 में एक्स पावर 5 की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, उससे तो छोटा होगा नहीं ना। तो एक्स पावर 5 का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो अब एक्स पावर 5 को मिनिमम वैल्यू 0 रख लो। डिनोमिनेटर मिनिमम तो ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर को मैक्सिमम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमम। सैंडविच थ्योरम में भी कुछ कुछ आप ऐसा ही करते थे जब आप लिमिट्स चैप्टर पढ़ते थे। तो यहाँ पे आपको यही दिमाग लगाना है, यही ट्रिकी पार्ट है यहाँ का। बाकी आगे आप समझदार हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम वे में बी पार्ट बनेगा, दिस ऑल्सो बिकम्स ट्रिकी। और यहाँ पे आपको क्या समझना है, साइन क्यूब एक्स हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि साइन एक्स 0 से 1 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक बार हम लोग साइन क्यूब एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन एक्स पावर 4 से रिप्लेस कर देंगे। प्लीज ये समझिए, अगर साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करता है, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो जितनी उसकी ज्यादा पावर आप लोगे, नंबर उतना छोटा होता जाएगा। तो साइन एक्स की पावर 4 छोटा नंबर होगा साइन एक्स की पावर 3 से, और साइन एक्स की पावर 3 साइन एक्स पावर 2 से छोटा होगा। तो अब आप बोलेंगे यहाँ उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। भाई साइन क्यूब एक्स जो है, साइन क्यूब एक्स की जगह, अगर मैं यहाँ साइन क्यूब एक्स की जगह साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखा था 1 माइनस के आगे, उस नंबर को मैंने बड़ा कर दिया है। तो 1 में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल नंबर छोटा आएगा। आई बात समझ में? साइन क्यूब एक्स का मैक्सिमम होता है साइन स्क्वायर, तो जब साइन क्यूब एक्स को मैं बड़ा करूंगा, तो आगे माइनस की वजह से साइन क्यूब के आगे माइनस लगाए ना, तो ओवरऑल नंबर छोटा आएगा। सो ये बेसिक मैथ्स है आपका, इसका नॉलेज समझिए। यहाँ पे फायदा क्या है कि जो मैंने एस्टिमेशन मारा है, ये अलग से इंटीग्रेट किया जा सकता है, और ये अलग से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो दीज आर सम ट्रिकी प्रॉब्लम्स, ये थोड़े से ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं ऑन एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल, और एक्चुअली टॉपिक ही बहुत ट्रिकी है, तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो इन प्रॉब्लम्स को देखिए, समझिए, एंड कीप प्रैक्टिसिंग।